नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिसने हाल में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। जी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का G7 और नाटो देशों से एक आग्रह कि वे भारत और चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाएं। और वजह ये कि ये देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। मतलब ये सब जाहिर है यूक्रेन युद्ध के बाद जो दुनिया भर में समीकरण बदले हैं और रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं उसके संदर्भ में हो रहा है। बिल्कुल। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ट्रंप अचानक ये मांग क्यों कर रहे हैं। क्या G7 और नाटो देश क्या वो उनकी बात मानेंगे भी? ये बड़ा सवाल है। और सबसे जरूरी, भारत अमेरिका रिश्तों और पूरी दुनिया के व्यापार पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चलिए कोशिश करते हैं इस उलझे हुए मामले की परतें खोलने की। जरूर। तो सबसे पहले तो ये देखना दिलचस्प है कि ट्रंप के रवैये में मतलब कैसे ये बदलाव आया है। हाँ। पहले वो अक्सर चीन या कभी भारत पर एक तरफा कार्रवाइयों की बात करते थे, पर अब वो सीधे सीधे भारत और चीन को रूसी तेल खरीदने के मुद्दे पर घेर रहे हैं और साथ में दूसरों को भी ला रहे हैं। हाँ, वही G7 और नेटो को भी इसमें शामिल करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा अलग है उनके पिछले तरीकों से। बिल्कुल। और ये बदलाव मेरे ख्याल से काफी अहम है। ट्रंप का जो प्रस्ताव है वो काफी सीधा और कह सकते हैं कठोर है। हाँ। क्या है ठीक? वो कह रहे हैं कि G7 और नेटो देश भारत और चीन से जो सामान आता है, खासतौर पर रूसी तेल के बदले में जो व्यापार हो रहा है, उस पर 100% तक टैरिफ लगा दें। 100%? जी हाँ, 100% टैरिफ। अब ये समझना जरूरी है कि टैरिफ होता क्या है। ये मूल रूप से आयात किए जाने वाले सामान पर लगने वाला टैक्स है। हाँ, एक तरह का टैक्स। तो 100% टैरिफ का मतलब हुआ कि सामान की कीमत लगभग दोगुनी हो जाएगी। बाप रे। जाहिर है ये किसी भी व्यापार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं लग रही। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, मतलब उनका जो वित्त मंत्रालय है, उसकी तरफ से भी ऐसे संकेत मिले हैं। अच्छा। कि यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए उन देशों पर दबाव बनाना जरूरी है जो एक तरह से रूस की अर्थव्यवस्था को तेल खरीद कर सहारा दे रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि G7 देशों के नेताओं ने पिछले शुक्रवार को ही वीडियो कॉल पर इस मुद्दे पर कुछ बातचीत भी की है। आहो, तो मतलब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये अब नीतिगत चर्चाओं तक पहुंच गया मामला। ऐसा लग रहा है। कम से कम चर्चा के स्तर पर तो आ ही गया है। अच्छा, इससे पहले कि हम ये समझे कि G7 और नाटो इस पर क्या करेंगे, शायद ये थोड़ा सा याद दिलाना सही रहेगा कि ये संगठन आखिर है क्या। मतलब G7। हाँ, जरूरी है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। ये दुनिया के 7 सबसे बड़े औद्योगिक और कह सकते हैं विकसित लोकतंत्रों का समूह है। कौन कौन है इसमें? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भारत, चीन या रूस शामिल नहीं है। हाँ, रूस पहले था G8 में, लेकिन उसे निकाल दिया गया। हाँ, 2014 में जब उसने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसे समूह से बाहर कर दिया गया था। बिल्कुल। और नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैन्य गठबंधन है। मिलिट्री अलायंस। जी, इसकी शुरुआत हुई थी शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए। आज इसमें 32 सदस्य देश हैं। 32? हाँ, हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन भी जुड़े हैं। वैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही इसकी प्रासंगिकता पर बहस होती रही है। हाँ, कि अब इसकी जरूरत है भी या नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये आज भी मौजूद है और अपनी भूमिका बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, खासकर रूस के दोबारा आक्रामक होने के बाद। तो अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप, जिन्होंने पहले अमेरिका फर्स्ट की बात की थी और अक्सर इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आलोचना भी करते थे, हाँ करते थे, वो अब अचानक G7 और नेटो को इस लड़ाई में क्यों खींच रहे हैं? क्या वो मतलब अकेले इस मुद्दे का बोझ नहीं उठाना चाहते? हमें याद है जब उन्होंने पहले भारत पर एक तरफा टैरिफ लगाए थे तो अमेरिका के अंदर ही उनकी काफी आलोचना हुई थी, यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने भी सवाल उठाए थे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। ऐसा लगता है जैसा आपने कहा कि शायद उन्हें समझाया गया है या उन्हें खुद ये एहसास हुआ है कि शायद सिर्फ भारत या चीन को निशाना बनाना थोड़ा अटपटा लगता है। क्योंकि कई G7 और नेटो सदस्य देश खुद भी रूस के साथ किसी न किसी रूप में व्यापार कर रहे हैं। अच्छा, वो भी कर रहे हैं? हाँ, इसमें तेल है, गैस है, यहाँ तक कि समृद्ध यूरेनियम भी शामिल है। समृद्ध यूरेनियम मतलब वो यूरेनियम जिसे परमाणु बिजली घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब आप खुद रूस से व्यापार कर रहे हो तो दूसरों को ऐसा करने से रोकना, वो थोड़ा क्या कहते हैं, दोहरा मापदंड। हाँ बिल्कुल, एक तरह का दोहरा मापदंड या पाखंड लग सकता है। सही बात है। और देखिए, ट्रंप ने खुद भी इस तरफ इशारा किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा
कि वो रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी शर्त ये है कि सभी नेटो देश भी ऐसा ही करें और रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दें। ओहो, शर्त लगा दी। जी, और उन्होंने नेटो से ये भी कहा कि वो चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाए। ये साफ तौर पर दिखाता है कि वो इस जिम्मेदारी को या कहें कि इस आलोचना को अकेले झेलने के मूड में नहीं है। हाँ, मतलब वो इसे बांटना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरह से अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने या बर्डन शिफ्टिंग की रणनीति लग रही है। हाँ, कह सकते हैं। जैसे वो कह रहे हो कि देखो भाई, मैं तो तैयार हूं, पर ये बाकी लोग साथ नहीं दे रहे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये युद्ध, मतलब यूक्रेन का युद्ध, उनका शुरू किया हुआ नहीं है। ये तो बाइडेन और ज़ेलेंस्की की देन है। तो वो G7 और नेटो को याद दिला रहे हैं कि ये सिर्फ अमेरिका की समस्या नहीं है, आप सब भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। बिल्कुल। और इसमें एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। क्या? 12 सितंबर को फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद ये माना कि भारत पर टैरिफ लगाने के उनके पिछले फैसले से अमेरिका भारत रिश्तों में रिफ्ट यानी एक दरार पैदा हुई थी। अच्छा, उन्होंने ये माना? हाँ, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। अब किसी पूर्व राष्ट्रपति का अपनी नीति के नेगेटिव असर को मानना, वो भी भारत जैसे महत्वपूर्ण साथी के संदर्भ में, ये काफी मायने रखता है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। इसलिए अब G7 और नाटो से टैरिफ लगाने का आग्रह करना एक बहुत ही सोचा समझा कदम लगता है। ये एक तरह से गेंद दूसरों के पाले में फेंकने जैसा है। वो शायद अच्छी तरह जानते हैं कि इन सभी देशों के लिए ऐसा करना, यानी भारत और चीन पर इतने भारी टैरिफ लगाना, लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? कई कारण हैं, उन पे आएंगे। पर अगर ये नामुमकिन है, तो जब ये देश ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रंप कह सकते हैं कि देखो, मैंने तो कोशिश की थी, पर मेरे सहयोगी तैयार नहीं थे। अच्छा। इस तरह वो खुद पर बन रहे दबाव को कम कर सकते हैं और शायद भारत के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने का संकेत भी दे सकते हैं। हाँ, मतलब एक तीर से दो शिकार। कुछ वैसा ही लग रहा है। लेकिन क्या ये वाकई नामुमकिन है? क्या G7 और नाटो देश मिलकर भी भारत और चीन पर दबाव नहीं बना सकते? वीडियो विश्लेषण में तो कई ठोस कारण गिनाए गए हैं कि क्यों ऐसा होना बहुत मुश्किल है। जमीन पर असलियत क्या है? असलियत काफी जटिल है, जैसा आपने कहा। पहला और सबसे बड़ा कारण तो वही है जिसका हमने अभी जिक्र किया, कि वो खुद व्यापार कर रहे हैं। हाँ, कई G7 और नेटो देश खुद रूस के साथ व्यापार में लगे हुए हैं। सिर्फ तेल ही नहीं, और भी बहुत कुछ। उदाहरण के लिए तुर्की, स्लोवाकिया, हंगरी, बेल्जियम, स्पेन, बुल्गारिया, इटली, चेक रिपब्लिक, ये कई यूरोपीय देश रूस से तेल या गैस खरीदते हैं। कनाडा, जो G7 का सदस्य है, और यूके भी, मतलब परोक्ष रूप से रूसी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांस रूस से गैस खरीद रहा है। अच्छा। और जैसा मैंने पहले कहा, अमेरिका खुद रूस से समृद्ध यूरेनियम खरीद रहा है। बाप रे, अमेरिका भी? जी हाँ। तो जब इतने सारे प्रमुख देश खुद रूस के साथ आर्थिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो वो किस मुंह से भारत या चीन पर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये तो है। और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण है चीन के साथ इन देशों के विशाल, बहुत बड़े आर्थिक हित। चीन के साथ? हाँ, ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। G7 देशों का चीन के साथ कुल व्यापार लगभग $1.29 ट्रिलियन का है। एक मिनट, $1.29 ट्रिलियन? जी हाँ, ट्रिलियन। और नाटो देशों का व्यापार भी करीब $1.19 ट्रिलियन का है चीन के साथ। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अब सोचिए, जब आपकी अर्थव्यवस्था किसी देश के साथ इतने बड़े पैमाने पर जुड़ी हो, तो क्या आप उस पर 100% टैरिफ जैसा आत्मघाती कदम उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होगा अपनी ही कंपनियों को नुकसान पहुंचाना, अपने ही देश में महंगाई बढ़ाना और लाखों नौकरियां खतरे में डालना। हाँ, अमेरिका ने कोशिश की थी ना पहले चीन पर टैरिफ बढ़ाने की। हाँ, की थी, लेकिन उसका असर उल्टा पड़ा और उन्हें आखिरकार पीछे हटना पड़ा था कई मामलों में। तो ये $1.29 ट्रिलियन का आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों नौकरियां हैं, कंपनियां हैं, पूरी सप्लाई चेन है। बिल्कुल। चीन पर इतना बड़ा टैरिफ लगाने का मतलब होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल ला देना, जिसका असर खुद G7 और नाटो देशों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। सही बात है। और भारत का क्या? भारत के साथ भी तो इनके रिश्ते हैं। बिल्कुल हैं। भारत के साथ भी इन देशों के महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं। G7 देशों के साथ व्यापार से भारत सालाना लगभग $28 बिलियन कमाता है। $28 बिलियन? जी। और हाल ही में जापान, जो G7 का सदस्य है, उसने भारत में $67 बिलियन के बड़े निवेश का ऐलान किया है।
अच्छा, जी जापान ने। हाँ, और कनाडा और फ्रांस जैसे देश जिनके अमेरिका के साथ कुछ मुद्दों पर आजकल मतभेद भी चल रहे हैं, वो भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये देश भारत को नाराज करने का जोखिम क्यों उठाएंगे, खासकर तब जब ट्रंप का प्रस्ताव इतना एक तरफा लग रहा हो। ठीक है, तो एक तरफ रूस से खुद व्यापार, दूसरी तरफ चीन और भारत के साथ गहरे आर्थिक और रणनीतिक संबंध, ये तो दो बड़े कारण हो गए। क्या कोई और वजह भी है कि G7 और नेटो शायद ही ट्रंप की बात माने? हाँ, एक तीसरा पहलू भी है, और ये नेटो की सैन्य क्षमता और कह सकते हैं इच्छा शक्ति से जुड़ा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, नाटो बना तो था रूस के खिलाफ, मतलब तब सोवियत संघ था, लेकिन क्या आज वो रूस से सीधे टकराने की हिम्मत रखता है? ये सवाल तो है। हाल की एक घटना देखिए, जब रूसी मिसाइलें पोलैंड की सीमा के अंदर गिरी, और याद रखिए पोलैंड एक नाटो सदस्य देश है। हाँ, बिल्कुल। तब नेटो का जो अनुच्छेद 5 है, जिसके तहत एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाता है, उसको लागू करने की कोई बात नहीं हुई। नहीं, किसी ने सैन्य प्रतिक्रिया का जिक्र तक नहीं किया। सबने मामले को ठंडा करने की कोशिश की। इससे क्या पता चलता है? यही कि नेटो रूस के साथ सीधे सैन्य टकराव से हर हाल में बचना चाहता है। हाँ, ये तो साफ दिखता है। तो जब वो सीधी सैन्य कार्रवाई से बच रहे हैं, तो क्या वो भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर रूस को और भड़काने का जोखिम उठाएंगे? शायद नहीं। ये सारे तर्क तो काफी वजनदार लगते हैं। मतलब G7 और नेटो देशों के लिए अपने आर्थिक हित और रूस के साथ सीधे टकराव से बचना ज्यादा जरूरी लगता है। हाँ। बजाय इसके कि वो ट्रंप के कहने पर भारत और चीन पर टैरिफ लगा दें। तो फिर सवाल वहीं आकर अटक जाता है। अगर ट्रंप को भी ये पता है कि ऐसा होना मुश्किल है, तो फिर वो ये सब कह ही क्यों रहे हैं? उनका असली खेल क्या है? यहीं पर वो विश्लेषण काम आता है जिसका जिक्र स्रोत वीडियो में है। हाँ। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री का मानना है हाँ। कि ये पूरा मामला ट्रंप की एक चतुर चाल हो सकती है, जिसका असली मकसद रूस पर कड़े प्रतिबंध ना लगाना है। क्या? ना लगाना? ये कैसे? सोचिए, वो कह रहे हैं कि प्रतिबंध तब लगेंगे जब सभी नेटो देश सहमत हों, है ना? हाँ। अब क्योंकि सभी नाटो देशों का सहमत होना, खासकर जब वो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, लगभग नामुमकिन है। हाँ, ये तो हमने देखा। तो ट्रंप बड़ी आसानी से कह सकते हैं, भाई मैं तो रूस को सजा देना चाहता था, पर मेरे सहयोगी ही तैयार नहीं हुए। अच्छा, तो ये बहाना हो गया एक तरह से। बिल्कुल। इस तरह वो रूस पर कोई ठोस कार्रवाई न करने की जिम्मेदारी से बच निकलते हैं और अपने समर्थकों को भी दिखा सकते हैं कि देखो, मैंने कोशिश तो की थी। ये तो काफी चतुर चाल है। और इसका दूसरा पहलू भारत से जुड़ा है। भारत से कैसे? देखिए, ट्रंप ने खुद माना कि उनके पिछले कदमों से भारत के साथ रिश्तों में खटास आई थी। हाँ, वो रिफ्ट वाली बात। जी। अब इस नई रणनीति से जहां वो गेंद G7 और नाटो के पाले में डाल रहे हैं, वो भारत को ये संदेश दे सकते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं तो चाहता हूं कि सब मिलके नियम बनाएं, पर ये बाकी देश मान नहीं रहे हैं। अच्छा। ये एक तरह से भारत के प्रति नरमी दिखाने और बिगड़े रिश्तों को संभालने की कोशिश भी हो सकती है, बिना खुद कोई बड़ा कदम उठाए। हाँ, ये वाकई में पासिंग द बॉल या कहें कि ये जिम्मेदारी आगे बढ़ाने का एक क्लासिक उदाहरण लगता है। बिल्कुल। तो ये तो पूरा मामला काफी पेचीदा है भाई। ऐसा लग रहा है कि जो सतह पर दिख रहा है, मतलब भारत और चीन पर दबाव बनाने की कोशिश, वो शायद असली कहानी न हो। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। पर्दे के पीछे शायद ट्रंप अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय छवि को साधने की कोशिश कर रहे हैं, रूस पर कार्रवाई न करने का बहाना ढूंढ रहे हैं और साथ ही भारत के साथ रिश्तों को भी संतुलित करने का रास्ता तलाश रहे हैं। बिल्कुल, ये घटना वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की असलियत को दिखाती है। यहाँ घोषणाएं और बयान अक्सर असली इरादों से अलग होते हैं। हर देश, हर नेता अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी राजनीतिक जरूरतों और आर्थिक मजबूरियों को सबसे पहले देखता है। साझा लक्ष्यों और नैतिक दबावों की बात होती जरूर है, लेकिन फैसले अक्सर इन्हीं जमीनी हकीकतों के आधार पर लिए जाते हैं। सही कहा। ट्रंप का ये कदम इसी जटिल खेल का एक हिस्सा लगता है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाने का मुद्दा उठाया और इसमें G7 और नाटो को शामिल करने की कोशिश की। लेकिन हमारा विश्लेषण, जो अंकित इंस्पायर्स इंडिया के वीडियो पर आधारित है, वो ये इशारा करता है कि ये शायद एक रणनीतिक चाल ज्यादा है। ज्यादातर यही संभावना लग रही है। इसका असली मकसद शायद खुद पर आए दबाव को कम करना, रूस पर कड़े कदम उठाने से बचना और संभवतः भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की गुंजाइश बनाना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि G7 और नाटो देशों के अपने आर्थिक हित
और रूस के साथ सीधे टकराव से बचने की नीति को देखते हुए उनका इस प्रस्ताव पर अमल करना बेहद मुश्किल लगता है। बिल्कुल, उनके लिए ये आसान नहीं होगा। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने में शायद मजा आए। हाँ, जरूर। जरा कल्पना कीजिए कि अगर किसी वजह से G7 और नेटो देश वाकई ट्रंप की बात मान लेते हैं और भारत और चीन पर वो 100% वाले भारी टैरिफ्स लगा देते हैं। एक काल्पनिक स्थिति। हाँ, तब भारत के लिए, चीन के लिए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति के लिए इसके असली परिणाम क्या होंगे? दुनिया तब कैसी दिखेगी? ये सोचने लायक बात है। वाकई इसके परिणाम बहुत दूरगामी हो सकते हैं। सोचने वाली बात है।